ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम लेकर। अभी जो चर्चा करूंगा वो रोहित जी ने लिखकर भेजा है कि नाग दोष के बारे में बताएं। कई बार नाग दोष को सर्प दोष के बारे के तरह भी जाना जाता है। सर्प दोष और नाग दोष एक ही कहा जाता है। काल सर्प दोष से थोड़ा सा भिन्न ये होता है। कई बार लोग काल सर्प दोष के ऊपर मेरा बहुत विस्तार से एक वीडियो है, पहले मैंने दिया हुआ है, लेकिन नए दर्शक जुड़ते हैं पीछे जाकर के साल 2 साल 3 साल पहले वीडियो दिया नहीं देख पाते हैं, तो पुनः एक बार इस पर चर्चा कर देता हूँ कि काल सर्प दोष में जो काल सर्प दोष होता है वो होता है जब राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह आ जाते हैं। और जैसा इसमें जो है वो विवाद भी है। कई बार लोग बोलते हैं काल सर्प दोष या योग होता ही नहीं है, काल सर्प का क्या मतलब होता है। तो इस पर भी मैंने चर्चा उसमें विस्तार से पहले वीडियो में की, एक बार फिर बता दूं अपने दर्शकों को कि काल सर्प का मतलब मृत्यु और सांप से नहीं है। सर्प का मतलब जो सामान्य है पहले वो होता है विषाक्त, जहरीला, और काल जो है वो समय, यानी जो विषाक्त समय हो, दूषित समय हो, कुछ न कुछ प्रभाव। अब कई लोग तर्क देते हैं कि भाई हिटलर का जन्म भी हुआ है, जो है वो उसकी कुंडली में भी है, इनके कुंडली में भी है, उनके कुंडली में भी है। तो निश्चय ही काल सर्प योग जब आपकी कुंडली में बनेगा तो उसमें होता क्या है कि राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह आते हैं, तो कुंडली के किसी भी आधे हिस्से में सारे ग्रह हो जाते हैं। अब तो वो हिस्सा कई बार बहुत मजबूत हो जाता है और दूसरा हिस्सा या तो अछूता रह जाएगा, या दूसरा एक हिस्सा बहुत दूषित हो जाएगा, दूसरा हिस्सा उतना दूषित नहीं होगा। तो ऐसे लोग किसी एक क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे, लेकिन वहीं किसी एक चीज़ में उनको बहुत हानि होती है। लाइफ उनकी जो स्थिर नहीं होगी, बहुत डिसबैलेंस होती है, एक्सट्रीम हाइट और जो है वो ड्रॉप में जा सकते हैं। हिटलर के साथ भी क्या हुआ है, बहुत कोई हिटलर का उदाहरण कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। ठीक है, उसने बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी जिस तरह से जैसे उसका बचपन गुजरा और जिस तरह उसकी मौत हुई, वो दोनों कोई जो है वो उसको सराहा नहीं जा सकता। या उसका जो जीवन भी था वो कोई बहुत अच्छा जीवन, उसका उदाहरणपूर्ण जीवन नहीं है। तो ये कहना है कि भाई ये योग है इसलिए बड़ा अच्छा हुआ, ऐसा नहीं है। उसको एक शुभ योग नहीं कहा जा सकता। उसकी तुलना विवेकानंद जी से, उसकी तुलना जो है वो आइंस्टीन से नहीं की जा सकती। तो आप जो है वो ये देखना पड़ेगा कि पहली बात तो ये कि भाई दूषित समय होता है। अब बात आती है नाग दोष की। नाग या सर्प दोष को केवल पंचम भाव से मान्यता मैं मानता हूँ। अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है कि अब अब इसमें काल सर्प नहीं, माने इसमें ये आवश्यक नहीं कि राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ रहे हों। ये तब बनेगा जब पंचम भाव पर राहु या केतु बैठा हो, यानी केतु पंचम पे बैठे हैं, राहु एकादश में बैठे हैं, राहु पंचम में बैठे हैं, केतु एकादश में बैठे हैं, तो उसको सर्प दोष या नाग दोष कहा जाता है, यानी विषाक्त हो रहा है। वैसे राहु केतु जिस भाव में बैठेंगे उसको कहा जा सकता है, लेकिन और भाव उतने नुकसान नहीं करते जितना कि ये पंचम वाला जो है प्रभावित करता है। पंचम पे राहु केतु अगर बैठे हैं तो अब इनकी स्थिति तो तभी बहुत अच्छी होगी जब ये किसी शुभ ग्रह के, जैसे कन्या का राहु बैठा हो, बुध के साथ बैठ गया हो, तो थोड़ा सा ये अच्छा, क्योंकि बुध राहु का कॉम्बिनेशन जड़ा तो योग भी बनाता है, तो हमेशा बुध राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर उच्च का राहु हो, उच्च का बुध हो, तो ये तर्क शक्ति बहुत अच्छा दे देगा, विश्लेषण करने की शक्ति बहुत अच्छा दे देगा, खोज करने की शक्ति बहुत अच्छा दे देगा, जो है वो शोध करने की शक्ति बहुत अच्छा दे देगा, तर्क शक्ति बहुत। तो ये उसी प्रकार केतु बैठ जाए, केतु के साथ बृहस्पति बैठ जाए पंचम भाव में, तो और धनु के बैठ जाएं, मीन के बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में विचार बहुत शुद्ध हो जाएंगे, बहुत उच्च लेवल की थिंकिंग हो जाएगी, दार्शनिक स्वभाव हो जाएगा, आध्यात्मिक विचारधारा होगी, एक शुभता वो देगा। लेकिन ये बड़ा रेयर केस होता है कि मतलब ये कॉम्बिनेशन बने, ये कॉम्बिनेशन बने और ये भी बने। लेकिन यहीं पर ये दोनों ही स्थितियाँ संतान के लिए ठीक नहीं होती और कुछ न कुछ बाधा जरूर उत्पन्न करेंगे अपने क्षेत्र में। तो पंचम भाव में शिक्षा और संतान को हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं, निर्णय शक्ति को देखते हैं, डिसीजन पावर को देखते हैं। तो आपकी बहुत हद तक व्यवहार उस पर निर्भर करते हैं, उच्च शिक्षा और शिक्षा को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है वो आप देखेंगे कि अगर राहु या केतु का वहाँ प्रभाव हुआ तो आपको कठिनाई जो है वो इन क्षेत्रों में महसूस होगी। अगर उस पर कहीं और दृष्टि आ गई, शनि की दृष्टि आ गई राहु या केतु पर, वक्री बुध हो गए, वक्री गुरु हो गए, वक्री शुक्र हो गए, वक्री शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बहुत ख़राब है। अब जो है वो या नीच के शुक्र हों और राहु हो जाए, कन्या के शुक्र राहु बैठ जाएं,
बहुत बहुत मतलब अजीब ढंग की जीवन शैली हो जाएगी। तो उसको जो है वो हम सर्पदोष कहते हैं। और कई बार केतु वहाँ बैठे हों और कहीं उस पर मंगल या शनि का प्रभाव आ रहा है तो काल सर्पदोष भले न हो, वंश वृद्धि नहीं होगी, वंश वृद्धि में बड़ी कठिनाई आएगी। तो इसको नाग दोष कहा जाता है और सर्प नाग दोष या सर्प दोष कहा जाता है। और इसमें जो है वो आपके शिक्षा और संतान से संबंधित आपको या तो होने में संतान कठिनाई होगी या पैदा हो गई तो उसका सुख नहीं प्राप्त होगा। कई बार कई संतानें ऐसी होती हैं कि उत्पन्न हो ही लगता है कि पैदा ही क्यों हो गया। तो ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं, आती हैं कुंडलियाँ देखता हूँ, ऐसे भी आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि भाई अरे उनका लड़का है या उनकी लड़की तो बहुत, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है अगर वो, और अगर उसमें से केतु या राहु बैठे हैं पंचम भाव में और पंचमेश भी खराब स्थिति में हो तो और मुसीबत हो जाती है। पति पत्नी दोनों की कुंडली में योग बन गया तो करेला नीम चढ़े वाली स्थिति हो जाती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना देखना होता है और इसके लिए पहले ही संभव हो तो अब और भी देखना पड़ता है, कई फैक्टर देखने पड़ जाते हैं कि सूर्य की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, पितृदोष तो नहीं बन रहा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेमेडी कराई जाती है। केतु से अगर प्रभावित हैं पंचम में और जो है वो एक आध दो बार आपने जानबूझ करके आपने एबार्सन भी करा दिया तो और मुसीबत पैदा आपने कर ली अपने लिए। तो इस तरह से बहुत से फैक्टर होते हैं। तो पहली बात यह है कि जो जिस प्रकार का दोष बन रहा हो उस तरह के काम से बचना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी आ रही है तो शिक्षा से संबंधित जो ग्रह हैं, जो देवी देवता हैं, उनकी पूजा आराधना, मन को वो परिश्रम को बढ़ाएं, अपने मेहनत को अधिक करें, अटेम्प्ट ज़्यादा करें, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी सावधानी भी और दैवी कृपा भी प्राप्त करने का प्रयास आप करेंगे तो इस दोष को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये नाग दोष के ऊपर मैंने चर्चा करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको जो है वो विषय क्लियर हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई इस प्रकार का प्रश्न है जो सर्वजन हिताय हो, बहुत से लोगों के काम आता हो, सामान्य विषय पर हो, अपनी कुंडली छोड़ करके, तो मुझे आप लिख भेजिए, मैं अपने अगले कार्यक्रम में उसको शामिल करने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लूँगा। ओम नमः शिवाय।